हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं सूर्यदेव आप सभी का बैक टू एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। अपना जो प्रहार बैच जो चला हुआ था उसमें पॉलिटी अपन पढ़ने वाले थे स्पेशल एसएससी एमटीएस के लिए, तो उसी टारगेट को अपन आगे बढ़ा रहे। और कल की क्लास में हमने जो पढ़ा था ना, कल की क्लास में हमने क्रिप्स मिशन के बारे में पढ़ा था। 1942 में आया था क्रिप्स मिशन, क्यों भेजा गया था, सारी चीज हमने पढ़ी। उसके अलावा वेवेल योजना हमने पढ़ा और शिमला समझौता भी हम पढ़ चुके थे। शिमला सम्मेलन अपन पढ़ चुके थे जो कि 25 जून को चला था और 14 जुलाई और 1945 तक चला था। आज उससे आगे अपन पढ़ने वाले हैं। इसके बाद फाइनल अभी काम होने वाला है और फाइनल जो काम होने वाला है वो कैबिनेट मिशन से रिलेटेड काम होने वाला है। आज अपन जो पढ़ने वाले हैं बच्चा, आज अपन पढ़ने वाले हैं कैबिनेट मिशन के बारे में। आज की अपनी क्लास में जो मेन अपना फोकस रहेगा वो रहेगा कैबिनेट मिशन से। कैबिनेट मिशन से संबंधित आज अपन पढ़ने वाले हैं। देखो, वही सेम प्रोसेस चला हुआ है, वही सेम चीजें हैं कि भाई भारत किसकी डिमांड कर रहे हैं, संविधान की डिमांड कर रहे हैं और उसी डिमांड को मानने के क्रम में कैबिनेट मिशन भारत में भेजा गया। और कैबिनेट मिशन से संबंधित अगर बात की जाए कि घोषणा कब की गई, कैबिनेट मिशन को भारत में भेजने की घोषणा कब की गई इसकी, तो बच्चा इसकी घोषणा की गई थी 14 मार्च 1946 को। 14 मार्च 1946 को घोषणा की गई और किसके द्वारा की गई थी? ब्रिटेन का जो प्रधानमंत्री था, ब्रिटेन का जो पीएम था, क्लेमेंट एटली के द्वारा एक घोषणा की गई। क्योंकि उसमें ब्रिटेन का पीएम कौन था? क्लेमेंट एटली था, क्योंकि 1945 में ही ब्रिटेन में चुनाव थे और क्लेमेंट एटली जो थे ब्रिटेन के क्या बने थे बच्चा? प्रधानमंत्री बने थे। अब कैबिनेट मिशन जो था और ये क्लेमेंट एटली जो थे ना, उन्होंने उसी समय ये कह दिया था कि भाई भारत को भी क्या होने का अधिकार है। क्लेमेंट एटली ने कहा था कि भारत को भी आजाद होने का अधिकार है, भारत को भी स्वतंत्र होने का अधिकार। और उसी सेशन में यह भी कहा था कि भारत को स्वतंत्र होने का अधिकार तो है और यह भी बताया था कि भारत कब तक स्वतंत्र होने, हम भारत को कब तक स्वतंत्र कर देंगे बच्चा, तो इसमें बताया था कि 30 जून 1948 जो आप आगे अपन पढ़ने वाले हैं, स्वतंत्र होने का अधिकार। ये बात क्लेमेंट एटली कहता है हाउस ऑफ कॉमन में, जो कि ब्रिटेन में संसद का एक सदन है। घोषणा की गई 14 मार्च 1946 को। आपसे पूछ लिया जाए कि भारत आया कब, कैबिनेट मिशन भारत कब आया? भारत आने की बात की जाए तो भारत जो आता है वो आता है बच्चा 24 मार्च। कई बार एग्जाम्स में क्वेश्चन बना हुआ है, 24 मार्च 1946 को भारत में आता है पहली बार। और जब ये भारत में आता है ना बच्चा, तो उस समय आपको याद रख लेना, जब भारत में आया था उस समय ब्रिटेन का जो पीएम था वो अपन पहले ही पढ़ चुके, अभी भी मैंने बताया था। भारत में जब आया तो ब्रिटेन का पीएम कौन था, भेजने वाला कौन था, किसकी पहल से भारत में कैबिनेट मिशन किसकी पहल से भारत में आया था? तो आपको याद रख लेना वो व्यक्ति कौन था? क्लेमेंट एटली। क्लेमेंट एटली वो व्यक्ति थे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जिसकी पहल से ये भारत में भेजा गया। और आपसे पूछा था कि इसमें ब्रिटेन भारत का वायसराय कौन था? भारत का वायसराय आपसे पूछा जाए कि भारत का वायसराय इस समय कौन था, तो बच्चा इस समय भारत का जो वायसराय था उसका नाम था लॉर्ड वेवेल। कैबिनेट मिशन जिसमें भारत में आया था उसमें भारत के वायसराय लॉर्ड वेवेल थे। अब भारत में भेज दिया गया, तो भेजा गया तो कितने सदस्य इसमें आए कैबिनेट मिशन में? अगर सदस्यों की बात की जाए कि भाई कितने सदस्य कैबिनेट मिशन में आए, तो इसमें कितने सदस्य आए थे टोटल बच्चा? तो 3 सदस्य इसमें भारत भेजे गए थे। 3 सदस्य भारत भेजे गए थे। उनमें से जो सदस्य थे वो कौन कौन से थे? सबसे पहले सदस्य की बात की जाए तो बच्चा वो थे पैथिक लॉरेंस। पैथिक लॉरेंस बिश्नोई से इसका कोई लेन देना नहीं है। उसके बाद A.B. अलेक्जेंडर, और उसके बाद तीसरा व्यक्ति जो था वो था बच्चा स्टीफोर्ड क्रिप्स, जो कि क्रिप्स मिशन का भी अध्यक्ष बन के आया था, स्टीफोर्ड क्रिप्स। ये 3 सदस्य इसमें भेजे गए थे।
पैट्रिक लॉरेंस के बारे में अगर बात की जाए तो यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन ये भी बना हुआ है कि जो कैबिनेट मिशन भारत में भेजा गया था ना बच्चा, तो कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष बना के किसको भेजा गया था, कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष किसको अपॉइंट किया गया था, तो कैबिनेट मिशन का जो अध्यक्ष था वो किसको बना के भेजा गया था, तो पैट्रिक लॉरेंस। ये कैबिनेट मिशन के क्या बना के भेजे गए थे, तीनों में अध्यक्षता कौन करेगा, पैट्रिक लॉरेंस इसकी अध्यक्षता करेंगे। ये दो इसके अलावा सदस्य थे। एक चीज और आपको याद रख लेनी है कि कैबिनेट मिशन का नाम कैबिनेट मिशन ही क्यों पड़ा, ये जो मिशन भारत में भेजा गया था, 3 व्यक्तियों का जो ग्रुप भारत में भेजा गया था, उसका नाम कैबिनेट मिशन ही क्यों पड़ा, इसके पीछे क्या रीजन था, क्योंकि ये जो तीनों व्यक्ति थे ना बच्चा, तीनों व्यक्ति ब्रिटेन में क्या थे, ये ब्रिटेन के कैबिनेट मंत्री थे, तीनों व्यक्ति ब्रिटेन में कैबिनेट मंत्री के पद पे थे, इसी वजह से इस मिशन का नाम जो पड़ा वो क्या पड़ा, कैबिनेट मिशन। अब ब्रिटेन में इनके पास पद की अगर बात की जाए कि ब्रिटेन में इनके पास पद कौन कौन सा था, ब्रिटेन में पद कौन कौन सा था, तो ब्रिटेन में पद कि ब्रिटेन में इनके पास कौन कौन सी पोस्ट थी, तो अगर बात की जाए सबसे पहला पैट्रिक लॉरेंस जो था वो बच्चा किस पोस्ट पे बैठा हुआ था, उसमें सेक्रेटरी स्टेट ऑफ इंडिया था, भारत सचिव के पद पे बैठा हुआ था, क्योंकि भारत सचिव जो व्यक्ति बनता था वो ब्रिटेन में संसद का सदस्य को ही बनाया जाता था, तो भारत सचिव के पद पे ये था। और नेक्स्ट अगर बात की जाए सेकंड जो है एबी अलेक्जेंडर उस समय कौन सी पोस्ट पे थे, तो ये बच्चा नेवल मिनिस्टर थे, नौसेना मंत्री थे, ब्रिटेन के नौसेना मंत्री थे। अगर बात की जाए उससे आगे बात की जाए कि स्टीफोर्ड क्रिप्स जो थे ना, स्टीफोर्ड क्रिप्स के पास कौन सा पद था, तो स्टीफोर्ड क्रिप्स व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे, ट्रेड बोर्ड के चेयरमैन थे इस दौरान। ये भी एक संसद के व्यक्ति को ही बनाया जाता है, व्यापार बोर्ड का अध्यक्ष था। तो ये तीनों ही कैबिनेट मंत्री के पद पे थे, इसी वजह से इस मिशन का नाम क्या पड़ा बच्चा, कैबिनेट मिशन पड़ा। ठीक है, अब भारत में आ गया, भारत में इसको भेज दिया गया। अब भारत में भेज दिया गया, लेकिन अब आपको क्या याद रख लेना है, भारत में भेजा तो गया, लेकिन भारत में जब भेजा गया तो इसका पर्पज क्या था, क्यों इसको भारत में भेजा गया था, इसके भेजने का कारण क्या था, कि अंग्रेजी जो सरकार थी, ब्रिटिश सरकार उसको क्यों भेज रही। तो आपसे पूछा जाए कि कैबिनेट मिशन जो है बच्चा, उसके उद्देश्य क्या है, भारत में किस उद्देश्य को लेकर इसको भारत में भेजा गया, इसको भारत में भेजने का उद्देश्य क्या था, तो एम क्या था। तो सबसे पहले इसके बच्चा 2 काम इसको दिए गए थे, इसके 2 उद्देश्य थे भारत में मेनली। सबसे पहला तो संविधान सभा का गठन। सबसे पहला काम क्या था कि भाई आपको भारत में किसका गठन करना है, संविधान सभा का गठन करवाना है, क्योंकि संविधान सभा का निर्माण किसने किया था बच्चा, तो संविधान सभा ने ही किया था, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने ही किया था। और दूसरा जो उद्देश्य था, दूसरा जो एम था कैबिनेट मिशन का, वो अंतरिम सरकार का गठन था। दूसरा उद्देश्य क्या था, अंतरिम सरकार का गठन, अंतरिम सरकार का गठन। तो हमारे साथ नवीन सर और उनका छोटा सा बच्चा भी जुड़े हुए हमारे साथ, हमारी क्लास के बीच में है, इसका नाम क्या है, कुश। इंट्रोड्यूस करवाता हूं मैं आपको, नवीन सर से मिलवाता हूं, एनडी सर, और उनका छोटा सा प्यारा सा बच्चा है, केवल शायद 40 महीने का है, 40 महीने का है। एक बार एक सॉन्ग सुना दे बच्चों को, जल्दी से ऊपर उठाओ सर इसको एक बार। ये माइक है, इसमें अंदर से, इसमें नहीं, इसमें बोलो, इसमें बोलो, हेलो हेलो बोलो। वो बना दिया कैबिनेट मिशन, पढ़ा जो भगा दी कैबिनेट मिशन। उधर देखो सामने, इसमें एक सॉन्ग सुना दे बच्चों को, ये सुनना चाहते हैं कि सर सुना जल्दी से, कोई बात ना करे, ऐसे बोल दे, तो ऐसे बोल दे, बोलो जल्दी, नहीं बोलेगा, बच्चों पढ़ा करो, ऐसे बोल दे, तो सर को देते, मार कर देते सर को, लाओ बाय करो, तो बाय कर दो, बाय करो, बाय, कैमरा देखो दिख रहा है सामने, वो कैमरा, उसमें बाय बोलो, तेरी फोटो आ रही है उसमें से, ठीक है। चलो, तो नवीन सर हमारे और इनका ये प्यारा सा बच्चा है ना, तो अपनी क्लास को अपन आगे बढ़ाते हैं। हमने पढ़ा कि संविधान सभा का जो उद्देश्य था ना, जो उद्देश्य था वो क्या था, संविधान सभा का उद्देश्य, सबसे पहला उद्देश्य हमने पढ़ा कि भाई संविधान सभा का क्या करना है, गठन करना है। और दूसरा जो एम था, मैं इसको दोबारा एक बार नोट कर देता हूं,
संविधान सभा का गठन पहला उद्देश्य था। दूसरा उद्देश्य जो कैबिनेट मिशन का था वो क्या था बच्चा? अंतरिम सरकार का गठन। दूसरा एम था अंतरिम सरकार को एस्टेब्लिश करना, क्योंकि अंग्रेज भारत से जाने वाले थे। और अंतरिम जो शब्द है ना वो बच्चा इंग्लिश में भी यही है, इसका मतलब होता है अंतरिम। इसका मतलब होता है कि फाइनल से पहले, फाइनल से पहले, कि मतलब जो चीज फाइनल नहीं थी। अंतरिम सरकार क्या थी? क्योंकि अंग्रेज भारत से जाने वाले थे और अंग्रेजों के हाथ में जो पावर थी ना वो किसी ना किसी भारतीय को देके जाने वाले थे, और जिनको पावर हाथ में देके गए, जिनको मंत्री बना के गए, उन्हीं को क्या कहा गया? अंतरिम सरकार। और ये दो काम जो दिए गए वो किसको दिए गए? कैबिनेट मिशन। तो कैबिनेट मिशन के उद्देश्य दो थे भारत में, तो इन्हीं दोनों उद्देश्यों को लेकर अपन आगे बढ़ने वाले हैं कि कैबिनेट मिशन किस तरीके से काम किया था। अब इसके बाद अपन जो पढ़ने वाले हैं, अब आपसे पूछा जाए कि जो कैबिनेट मिशन है, अब सबसे पहले संविधान सभा का गठन तो गठन होगा तो सबसे पहले संख्या निर्धारित की गई होगी कि भाई जो संविधान सभा जो हम बनाने वाले हैं, एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली अगर आप बनाने वाले हो तो उसमें सदस्य कितने होंगे, मैक्सिमम कितने सदस्य वहां पे बैठ सकते हैं। तो यहां पे अगर बात की जाए आपसे कि भाई कैबिनेट मिशन के अनुसार संविधान सभा में सदस्य कितने निर्धारित किए गए थे? कैबिनेट मिशन के अनुसार संविधान सभा में सदस्य तो सदस्यों की बात की जाए तो बच्चा टोटल सदस्यों की बात की जाए ना तो टोटल सदस्य 389 निर्धारित किए गए थे। 389 ही संख्या क्यों हुई? क्योंकि उसमें भारत की जनसंख्या करीब करीब 40 करोड़ की जनसंख्या थी। उसमें भारत की जनसंख्या करीब 40 करोड़ थी और हर एक जो कैंडिडेट संविधान सभा में आने वाला था वो कितनी जनसंख्या को रिप्रेजेंट करने वाला था? 10 लाख की जनसंख्या का प्रतिनिधित्व। तो इसी वजह से डाटा करीब करीब 400 के समथिंग ये डाटा पहुंचा। अब 389 की अगर बात की जाए कि 389 सदस्य कैसे, जैसे वर्तमान की बात की जाए, जैसे वर्तमान में लोकसभा में की सीटों का बंटवारा, जैसे राज्यों में कितनी सीटें, केंद्र शासित प्रदेशों में कितनी सीटें, वैसे ही उस समय भी किया गया था कि उसमें भारत में 3 प्रकार के मेनली क्षेत्र थे। ब्रिटिश प्रांत कहा जाता था, ब्रिटिश प्रोविजन जिनको कहा जाता था, दूसरा होता था प्रिंसली स्टेट, देशी रियासत, और तीसरा होता था चीफ कमिश्नरी। तो इन तीनों प्रकार से इसमें इन तीनों सारी सीटों को 3 प्रकार से बांटा गया। सबसे पहले 389 में अगर बात की जाए, आपसे पूछ लिया जाए कि देशी रियासत से कितने सदस्य आने वाले थे, प्रिंसली स्टेट से कितने सदस्य आने वाले थे, तो देशी रियासत से कितने सदस्य आने वाले थे बच्चा? 93। मतलब 389 में से 93 जो सदस्य वो प्रिंसली स्टेट से आने वाले थे। अगर उसके बाद अगर बात की जाए तो उसके बाद ब्रिटिश प्रांत, जिसमें जैसे वर्तमान में भारत में राज्य है ना, वर्तमान में भारत में जैसे राज्य है ना उसमें प्रांत होते थे। देखो राज्यों का सारा सिस्टम जो आया है वो 1956 में आया है पहली बार। 1956 से पहले भारत में प्रांतों का ही सिस्टम था, प्रांत और देशी रियासत। राज्यों का जो सिस्टम है, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का जो स्ट्रक्चर, वो पहली बार 1956 में आया राज्य पुनर्गठन अधिनियम के बाद। अब यहां पे बात की जाए तो ब्रिटिश प्रांतों की बात की जाए तो ब्रिटिश प्रांत करीब 11 थे और 11 ब्रिटिश प्रांतों से कितने सदस्य आने वाले थे? 292 सदस्य। मतलब ब्रिटिश प्रांतों से 292 और चीफ कमिश्नरी से कितने आने वाले थे? 4, और देशी रियासत से आने वाले थे बच्चा 93। अब तीसरा जो हमें पढ़ना है वो है चीफ कमिश्नरी, मुख्य आयुक्त जो थे, और चीफ कमिश्नरी, चीफ कमिश्नरी की अगर बात की जाए तो चीफ कमिश्नरी से सदस्य आने वाले थे 4, और 4 ही चीफ कमिश्नरी से एक एक कैंडिडेट आने वाले थे। और वो 4 जो चीफ कमिश्नरी थे उनको कैसे आपको याद रख लेना है? आपको याद रख लेना है ABCD से करके, ABC और D। 4 चीफ कमिश्नरी थे, चारों को ABCD से आपको याद रख लेना है। ए से याद रख लेना बच्चा अजमेर, ए से अजमेर, बी से बलूचिस्तान, सी से कुर्ग और डी से दिल्ली। ये 4 चीफ कमिश्नरी होती थी। अजमेर, मारवाड़ पूरा नाम, बलूचिस्तान, कुर्ग और दिल्ली, इन चारों से एक एक सीटें आने वाली थी। और कितनी सीटें आने वाली थी? 4 सीटें। आपसे पूछ लिया जाए कि 4 चीफ कमिश्नरी जो होती थी उनमें से वर्तमान में कितनी भारत में है? अब आपसे पूछा जाए कि इन चारों में से वर्तमान में कितनी ऐसी है जो भारत में स्थित है? तो बच्चा अजमेर भारत में स्थित है, कुर्ग भारत में है, और कर्नाटक भारत में, सॉरी दिल्ली भारत में। कुर्ग जो है वो भारत के कौन से राज्य में है? कर्नाटक राज्य में। बलूचिस्तान जो है ना वो पड़ता है आज के दिन कहां पड़ता है? पाकिस्तान।
अजमेर राजस्थान, कुर्ग कर्नाटक, दिल्ली तो पता ही आपको। और कुर्ग वो जगह है जहां से कावेरी नदी निकलती है। कावेरी नदी बिल्कुल कुर्ग के पास एक पहाड़ियां हैं, ब्रह्मगिरी पर्वत, वहीं से उद्गम होता है कावेरी नदी का, जिसको दक्षिणी भारत की गंगा भी कहा जाता है। क्योंकि लगभग साउथ इंडिया की बात की जाए तो उनमें से एकमात्र ऐसी नदी जिसमें लगभग साल भर पानी रहता है, क्योंकि दोनों मानसून से उसमें बारिश आती है। दक्षिणी पूर्वी जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून जाता है और उत्तर पूर्वी लौटता मानसून, इसी वजह से। चलो इसी को आगे थोड़ा और बढ़ाते हैं अपन। लेकिन बलूचिस्तान याद रखना, बलूचिस्तान वो ही है जो कि जैसे भारत में जम्मू कश्मीर नहीं है, जैसे जम्मू कश्मीर के आप जाते हो कि जम्मू कश्मीर में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि आजाद की बात करते हैं कि भाई आजाद होना है, वैसे ही बलूचिस्तान पाकिस्तान के लिए है। बलूचिस्तान के लोग भी पाकिस्तान से अलग होना चाहते हैं, और बलूचिस्तान भारत बलूचिस्तान को सपोर्ट करेगा या नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। जब पाकिस्तान कहीं भी टुकड़े होने की बात करेगी तो भारत आगे खड़ा मिलेगा। भारत कहता है कि बलूच भाई आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो ये वो बलूचिस्तान है जो अलग होने की बातें काफी सालों से चल रही है और अभी भी इस चीजें चली हुई। तो याद रखना, ये 4 चीफ कमिश्नर है। एक बात और आपसे पूछ लिया जाए कि संविधान सभा में जो 389 सदस्य आने वाले थे, 389 सदस्यों का चुनाव हुआ था, इलेक्शन हुए थे या नॉमिनेट हुए थे? मतलब आपसे पूछ लिया जाए कि ये जो सदस्य थे, 389 सदस्य जो थे, ये सदस्य जो थे बच्चा, ये इलेक्टेड थे या आपसे पूछ लिया जाए नॉमिनेटेड थे? मतलब इनका निर्वाचन हुआ था, चुनाव जीत के गए थे, सारे सदस्य संविधान सभा में जाने वाले थे, या फिर ये मनोनीत हुए थे? नाम से पता लगा, मनोनीत मतलब मन से ही नियुक्त कर देना किसी को। तो मनोनीत हुए थे या इनका निर्वाचन मतलब इनका चुनाव जनता के द्वारा चुने गए थे? तो बच्चों आपको यहां पे याद रख लेना है, संविधान सभा जो थी ना, उसमें सारे के सारे सदस्य ना तो निर्वाचित थे, ना सारे सदस्य क्या थे? मनोनीत थे। ना तो सारे सदस्य निर्वाचित थे, ना मनोनीत थे। यहां पे अगर बात की जाए कि भाई कितने सदस्य निर्वाचित थे और कितने सदस्य मनोनीत थे, यहां पे अगर बात की जाए तो आपको यहां पे याद रख लेना है, ये 296 और ये 4 थे ना, टोटल मिला के कितना होगा बच्चा? 296 और यहां पे क्या है? 93। तो ये जो 93 सदस्य थे ना बच्चा, जो देसी रियासत से आए थे, इन सदस्यों के तो क्या की गई थी? किंग के द्वारा, जो देसी रियासतों के जो राजा होते थे, वो कमेटी बना के इनकी तो क्या की गई थी? मनोनीत। और जो 296 कैंडिडेट है ना बच्चा, इनका क्या हुआ था? इनका हुआ था निर्वाचन, इनका हुआ था चुनाव। मतलब जो प्रिंसली स्टेट थे, यहां देखो एक बार, जो 296 जो सदस्य थे, इनका तो क्या हुआ था बच्चा? निर्वाचन हुआ था, इलेक्शन हुआ था। और 93 जो कैंडिडेट थे वो क्या हुए थे बच्चा? नॉमिनेट हुए थे, मनोनीत किए गए थे राजाओं के द्वारा। तो आपसे पूछा जाए कि हमारी जो संविधान सभा है, आपसे पूछ लिया जाए कि हमारी जो संविधान सभा थी, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी, उसमें कैसे सदस्य थे? निर्वाचित थे या मनोनीत थे? तो आप सीधी सीधी एक बात बताओगे कि आंशिक रूप से निर्वाचित थी हमारी संविधान सभा। मतलब हमारी संविधान सभा का कुछ अंश जो था इलेक्टेड था और कुछ अंश था क्या था? नॉमिनेटेड था। मतलब 93 कैंडिडेट तो क्या हुए थे? नॉमिनेट हुए थे, और 296 कैंडिडेट क्या हुए थे बच्चा? इलेक्टेड हुए थे। संविधान सभा में आंशिक रूप से क्या थी बच्चा? मनोनीत थी, आंशिक रूप से मनोनीत। और मैंने बता दिया कि मनोनीत में कितने सदस्य हो गए बच्चा? 93। और आप कहोगे कि आंशिक रूप से कैसी थी? निर्वाचित थी, कुछ अंश निर्वाचित भी था। और आपसे पूछा जाए कि निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो आप कितने बचाओगे? 296। ये चीजें आपको याद रख लेनी। उसके बाद नेक्स्ट आगे चलते हैं। ऑल क्लियर है? कमेंट करके सब बताओ कि सभी चीजें आपकी क्लियर हुई। यहां पे तो किसी को अगर डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप छाप देना, उस चीज पे बिल्कुल आपकी जो भी चीजें, जो भी क्यूरी, जो परेशानी, दुविधा, जो भी चीजें हैं, उन पे बिल्कुल फोकस किया जाएगा और उन्हीं चीजों को लेके आगे बढ़ा जाए। क्लियर है सभी को? चल अब चीजों को आगे बढ़ाते। अब संविधान सभा का गठन होना, सब कुछ निर्धारित किया जा चुका बच्चा। अब हमें पता है कि भाई कितनी सीटों पे चुनाव हो चुका है, होना है, सब कुछ हमें बता दिया गया है। अभी चुनाव नहीं हुआ, अभी केवल सीटें निर्धारित की गई है कि भाई कितनी सीटों पे क्या होगा, क्या नहीं होगा। अभी चुनाव होना बाकी है संविधान सभा का। और आपसे पूछा जाए कि संविधान सभा का चुनाव किसके आधार पर किया गया था? संविधान सभा का चुनाव किसके आधार पर किया गया था? देखो अब सीटें निर्धारित की गई। अब यहां पे लेकिन एक बात आपको याद रख लेनी, ये सीटें निर्धारित तो की गई है, लेकिन ये सीटें बच्चा समुदाय के आधार पर भी निर्धारित की गई थी, कम्युनिटी के आधार पर भी।
समुदाय के आधार पर सीट। आपसे पूछा जाए कि कम्युनिटी के आधार पर सीटें कैसे बांटी गई थी। जैसे आज के दिन आप नहीं देखते, जैसे आज के दिन भी सीटें होती है, जर्नल की सीट है, एससी की सीट है, एसटी की सीट है ना, सामान्य वाली जो सीट। उस समय भी समुदाय के आधार पर कम्युनिटी, ऑन द बेसिस ऑफ कम्युनिटी जो है वो संविधान सभा की सीटें बांटी गई थी। सबसे पहले अगर आपसे पूछा जाए कि भाई जर्नल के लिए कितनी सीटें थी, सामान्य वर्ग के लिए कितनी सीटें थी, तो बच्चा 213। और ये सीटें है ना, कौन सी सीटें बांटी जाएगी, 296, जिन पे इलेक्शन हो रहा है वही सीटें हैं, क्योंकि मनोनीत सदस्य वो आने थे, वो 93 आने थे, वहां पे कोई ऐसी चीजें नहीं थी। उसके बाद यहां पे अगर बात की जाए मुस्लिम के लिए कितनी सीटें निर्धारित की गई थी, मुसलमानों के लिए, तो मुस्लिम के लिए कितनी सीटें बता, 79। अगर सिखों की बात की जाए, सिख समुदाय के लिए, तो सिखों के लिए जो सीटें निर्धारित की गई, कितनी सीटें निर्धारित की बच्चा, 4। और ये 4 स्पेशल पेप्सू पंजाब वाले क्षेत्र के लिए थे, सिख पंजाब वाले क्षेत्र के लिए, कि मतलब पंजाब से बाहर अगर कोई सिख है, पेप्सू वाले क्षेत्र से पंजाब से बाहर अगर कोई सिख है, तो अगर मान लो उत्तर प्रदेश का कोई सिख जानेगा तो वो बच्चा किस में चला जाएगा, जर्नल में जाएगा, वो सिख वाले नहीं। ये केवल 4 सीटें पंजाब वाले क्षेत्र के लिए रिजर्व रखी गई थी। ये चीजें आपको याद रख लेनी है। अब इन चीजों को आगे अपन बढ़ाते हैं। अब संविधान सभा का करवाएंगे अपन चुनाव। संविधान सभा का क्या होगा, अब इलेक्शन। चीजें क्लियर हुई यहां तक। अब हेडिंग बनाओगे आप, संविधान सभा का चुनाव, इलेक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। इलेक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, संविधान सभा का चुनाव। आवाज सभी को साफ आ रही है, ऑडियो वीडियो सब क्लियर है ना? एक बार कमेंट बॉक्स में बताओ, ऑडियो वीडियो क्लियर है सभी की? अभी अपन पढ़ने वाले हैं इलेक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, संविधान सभा का चुनाव। अब संविधान सभा का चुनाव से संबंधित अगर बात की जाए ना, कि संविधान सभा का चुनाव कब हुआ, तो आप बताओगे, इसकी डेट पूछी जा चुकी है, इसकी तिथि पूछी जा चुकी है बच्चा की कब हुआ था, तो जुलाई 1946 में संविधान सभा का चुनाव कब हुआ, जुलाई 1946 में संविधान सभा का चुनाव हुआ। अब चुनाव जो हुआ वो किसके बेसिस पे हुआ, आपसे पूछा था कि चुनाव डायरेक्ट हुआ या इनडायरेक्ट हुआ, तो आप सीधा जवाब दोगे कि संविधान सभा का जो चुनाव हुआ तो बच्चा कैसे हुआ था, वो अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव हुआ था, इनडायरेक्टली चुनाव हुआ था संविधान सभा का। संविधान सभा का चुनाव जो हुआ था वो कैसे हुआ था, अप्रत्यक्ष रूप से। लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से तो चुनाव हुआ था, लेकिन आपको पूछा जाए कि संविधान सभा के सदस्यों को वोट किसने किया था। यह क्वेश्चन बहुत बार पेपर में पूछा जा चुका है कि संविधान सभा के सदस्यों को वोटिंग किसके द्वारा की गई थी। तो उस समय एक सभा होती थी जिसको कहा जाता था प्रांतीय विधान सभा के सदस्यों के द्वारा। क्लियर हुआ? मतलब देखो कैसे चुनाव हुआ था, एक बार चीजों को समझो एक बार। देखो जैसे ये जो है ये है पब्लिक, ये उस समय जो जनता थी वो है पब्लिक, और ये जो है बीच में ये है बच्चा प्रांतीय विधानसभा, प्रांतीय विधानसभा के सदस्य। जो उसमें एक विधानसभा होते थे जिसको प्रांतीय विधानसभा कहा जाता था, प्रांतीय विधानसभा के सदस्य हैं ये, ठीक है। और ये तीसरा जो ग्रुप है ये है संविधान सभा के सदस्य जो चुनाव लड़ने वाले हैं, संविधान सभा के सदस्य जो चुनाव में खड़े हुए हैं। देखो क्या हुआ था, जो जनता ने जिनको चुना ना, जनता ने किनको वोट डाला, तो जनता ने डाला प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों को, और प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों ने किनको वोट डाला, संविधान सभा के सदस्यों को। इसी देखो जहां पे पब्लिक डायरेक्ट वोट नहीं करती है, पब्लिक डायरेक्ट वोट नहीं करती, तो चुनाव कैसा हो गया बच्चा, अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष चुनाव तो हुआ था, लेकिन आपसे पूछा जाए कि चुनाव में वोट किसने के द्वारा किए गए, संविधान सभा के सदस्यों को वोट किसने डाला, तो आप बचाओगे प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों के द्वारा संविधान सभा चुनी गई थी, इनके द्वारा चुनी गई थी। ठीक है, क्लियर हो? ये समझे ना कि भारत में राष्ट्रपति का चुनाव भी कैसा होता है, इनडायरेक्ट होता है, तो वहां भी जनता वोट नहीं डालती है। जनता किनको वोट डालती है, एमपी एमएलए, और एमपी एमएलए किनको वोट डालते हैं बच्चा, तो वो डालते हैं राष्ट्रपति को वोट डालते हैं। आगे बढ़ाते हैं चीजों। आई थिंक यहां तक सभी का क्लियर होना चाहिए, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर है तो आप बताइएगा।
अब चीजों को आगे बढ़ाते हैं थोड़ा सा। चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से हुआ। एक बात यहां पे याद रख लेना, ये जो चुनाव हुआ था वो वयस्क मताधिकारी के आधार पर नहीं हुआ था, ये बात याद रख लेना। जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो बात कही थी वो बात यहां पे लागू नहीं हुई। वयस्क मताधिकारी के आधार पर चुनाव नहीं। वयस्क मताधिकार अडल्ट फ्रेंचाइजी के आधार पर चुनाव नहीं हुआ था। अब एक चीज और आपको याद रख लेनी है कि संविधान सभा का जो एक कैंडिडेट था ना, एक व्यक्ति था संविधान सभा का, वो कितनी जनसंख्या को रिप्रेजेंट कर रहा था? बताया था मैंने अभी, संविधान सभा सदस्य एक सदस्य तो कितनी जनसंख्या को रिप्रेजेंट कर रहा था बच्चा? 10 लाख की जनसंख्या। 10 लाख की जनसंख्या का प्रतिनिधित्व। दस लाख की जनसंख्या को रिप्रेजेंट कर रहा था। मतलब संविधान सभा में जो एक सदस्य था वो कितनी जनसंख्या को रिप्रेजेंट, कितनी जनसंख्या के पीछे आया था? तो 10 लाख की जनसंख्या के। क्लियर हुई चीजें? समझ में आया आपको? अरे तभी तो मैंने बताया था कि करीब करीब 40 करोड़ जनसंख्या थी और सदस्य कितने आए? 389। मतलब करीब करीब एक को अगर 10 लाख से मल्टीप्लाई करेंगे तो करीब करीब कितना चला जाता है? 39 करोड़ के समथिंग चला जाएगा। चीजें क्लियर हुई? आगे चलते हैं। अब इसके बाद संविधान सभा का चुनाव इस तरीके से हुआ, ठीक है। अब चुनाव हो गया तो चुनाव के बाद क्या आएगा बच्चा? रिजल्ट आएगा। तो चुनाव का नतीजा क्या रहा? चुनाव रिजल्ट क्या रहा? संविधान सभा के चुनाव का नतीजा, रिजल्ट क्या रहा? कौन सी पार्टी को कितनी सीटें मिली? चीजों को समझना। सबसे पहले सबसे बड़ी पार्टी नतीजा कब आए, ये चीज आपको याद रख लेने। अगले महीने में, मतलब अगस्त 1946 में। अगस्त 1946 में संविधान सभा का क्या आ गया बच्चा? रिजल्ट। और रिजल्ट की अगर बात की जाए ना तो सबसे बड़ी पार्टी जो बन के निकली वो बच्चा कौन सी पार्टी बन के निकली? कांग्रेस। सबसे बड़ी पार्टी जो बन के निकली वो बन के निकली कांग्रेस। कांग्रेस पार्टी को सबसे ज्यादा सीटें हासिल हुई, सदस्य जीते कांग्रेस पार्टी के। और वो सदस्य कितने थे बच्चा? 208। मतलब कांग्रेस पार्टी के 296 जो टोटल कैंडिडेट जिन्होंने चुनाव लड़ा था उनमें से 208 सीटें कांग्रेस को हासिल हुई। दूसरी जो सबसे बड़ी पार्टी बन के निकली वो निकली बच्चा ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनके निकली और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के पास सीटें थी बच्चा 73। उसके बाद अगर बात की जाए अदर्स में, अन्य, क्योंकि उसमें दो ही बड़ी पार्टियां थी, ये दो ही। इसके बाद अदर्स की बात की जाए तो कितने सीटें शेष बच्ची बता? 15। मतलब 15 ऐसे लोग थे जो इन दोनों पार्टियों से संबंध नहीं रखते थे, ना तो कांग्रेस से और ना ही मुस्लिम लीग से। अब ये 15 जो कैंडिडेट थे वो फिर कौन सी पार्टी से थे? तो इसमें जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे ना बच्चा, जो किसी भी पार्टी से नहीं थे, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट की बात की जाए, इंडिपेंडेंट मतलब निर्दलीय जो उम्मीदवार थे, उनकी संख्या जो थी वो थी 8। मतलब 8 ऐसे लोग थे जो किसी पार्टी से संबंध नहीं रखते थे, पर्चा भरा और चुनाव जीत गए। जिसमें से 7 ऐसे कैंडिडेट थे जो रीजनल पार्टियों से, जो क्षेत्रीय पार्टियों से थे, रीजनल पार्टी से, क्षेत्रीय दल जैसे छोटी छोटी पार्टियां होती हैं उनसे, तो 7 कैंडिडेट, जैसे कर्षक प्रजा पार्टी वगैरह ऐसे। तो 8। आपसे पूछा जाए कि संविधान सभा में कितने निर्दलीय कैंडिडेट चुनाव जीत के आए थे, तो बच्चा 8। और रीजनल पार्टियों से कितने कैंडिडेट आए थे चुनाव जीत के? 7। और बाकी सब कांग्रेस से थे और मुस्लिम लीग से थे। ऑल क्लियर हुआ? यहां तक सारी चीजें क्लियर हुई आपकी? जल्दी से कमेंट बॉक्स में छाप दो कैसी क्लासें आपको, कैसी चल रही है आपकी क्लासें, कैसा आपको, क्योंकि चीजें अगर आपको समझ में आएगी तो अपने आप चीजें, कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ता चला जाएगा और बहुत सारी चीजें आपकी आसान होती चली जाएगी। और उसके साथ साथ प्रैक्टिस है वो सबसे मेन है बच्चा, सबसे मेन है। कंपटीशन एग्जाम में अगर आपको सफल होना तो सबसे मेन चीज है प्रैक्टिस आपको करनी। अब चुनाव हो चुका है, रिजल्ट आ चुका है। अब सीधी सी बात है, रिजल्ट अगर आ चुका है तो सबसे बड़ी पार्टी को किसके लिए बुलाया जाएगा बच्चा? सरकार बनाने के लिए। अरे संविधान सभा का जो सबसे पहला काम था, संविधान सभा का जो सबसे पहला काम था वो क्या था? संविधान सभा का, सॉरी, कैबिनेट मिशन का सबसे पहला काम था संविधान सभा का गठन। और यहां पे संविधान सभा का चुनाव जो है, कैबिनेट मिशन जो हो करवा चुका है, सारा सिस्टम यहां पे हो चुका है। अब इसके बाद क्या होगा? अब इसके बाद कौन सा प्रोसेस होगा? अब आएगी अंतरिम सरकार बनाने की बारी,
कि भाई जो भी संविधान सभा में चुनाव जीत चुका है, जो भी संविधान सभा में चुनाव जीत चुका है, अब उनको सरकार बनाने के लिए क्या किया जाएगा, बुलाया जाएगा। अब देखो, अब नेक्स्ट हेडिंग बना के आपको लिखना है, अब अपन पढ़ने वाले हैं अंतरिम सरकार के बारे में। देखो ध्यान से चीजों को समझना। अब अपन पढ़ने वाले हैं अंतरिम सरकार, बहुत इंपॉर्टेंट है। अंतरिम गवर्नमेंट क्या थी, कैसे बनी थी, क्या था, चीजों को समझते हैं। थोड़ा सा जल ग्रहण कर लेता हूं। चलो देखो, अब अंतरिम सरकार बनाई जाएगी, जो भी पार्टी चुनाव जीती थी उसको चुनाव। यहां पे अगर बात की जाए अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा कब की गई, कि भाई हम अंतरिम सरकार बनाने वाले हैं, ये पेपर में पूछा जा चुका है, यूपी पीसीएस में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन, कि गठन की घोषणा कब की गई थी। तो बच्चा याद रख लेना, गठन की घोषणा की गई थी 24 अगस्त 1946 को। 24 अगस्त 1946 को घोषणा की थी भाई हम क्या बनाने वाले हैं, सरकार बनाने वाले हैं। और गठन कब कर दिया गया था, आपसे पूछा जाए कि अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया, तो गठन किया गया बच्चा 2 सितंबर 1946 को। 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का क्या कर दिया गया, गठन कर दिया गया। और जैसे ही अंतरिम सरकार का गठन किया तो बच्चा इसमें मुस्लिम लीग भाग लेगी या नहीं लेगी, तो ऐसा मुस्लिम लीग ने इसका क्या किया था, बहिष्कार किया था। मुस्लिम लीग ने अंतरिम सरकार का बहिष्कार, इसने भाग नहीं लिया था, बॉयकॉट किया था। अंतरिम सरकार का बहिष्कार, और अंतरिम सरकार का बहिष्कार तो किया ही, और साथ साथ पूरे देश में दंगे भी करवाए। और वो बातें हैं बच्चा 16 अगस्त 1946 की। 16 अगस्त 1946 को पूरे देश में मुस्लिम लीग ने कौन सा दिवस मनाया, डायरेक्ट एक्शन डे बच्चा, डायरेक्ट एक्शन डे। डायरेक्ट एक्शन डे के रूप में बनवाया, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में मनाया गया। और पूरे सबसे ज्यादा प्रभाव जो पड़ा था वो बंगाल में। बंगाल में बहुत सारे हिंदुओं को अपना घर छोड़ के भागना पड़ा था। 4 से 5 दिन तक ये चीजें चली थी, खून खराब। उसके बाद आर्मी भेज के शांत करवाया गया माहौल। तो ये डेट आपको याद रख लेनी है। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मुस्लिम लीग ने कब बनाया, 16 अगस्त 1946 को। जैसे उसको भनक लगी कि कांग्रेस को अंतरिम सरकार बनाने के लिए बुला लिया गया है। अब देखो, अब इसके बाद चीजों को आगे बढ़ाते हैं। अंतरिम सरकार जो बनी, अंतरिम सरकार अगर बनेगी तो अंतरिम सरकार का जो अध्यक्ष बनाया गया है बच्चा, अंतरिम सरकार का जो अध्यक्ष बनाया गया वो किसको बनाया गया बेटा, अंतरिम सरकार का अध्यक्ष बनेगा जो वाइसराय रहेगा। जो भी वाइसराय था वही अंतरिम सरकार का क्या बनाया गया था, अध्यक्ष बनाया गया था। और इस समय की अगर बात की जाए बच्चा 2 सितंबर 1946 को, 2 सितंबर 1946 को भारत के जो वाइसराय थे बच्चा, उस वाइसराय का नाम था लॉर्ड वेवेल। कौन था, लॉर्ड वेवेल। मतलब इस समय भारत के जो वाइसराय थे वो थे लॉर्ड वेवेल। और लॉर्ड वेवेल जो थे वो अंतरिम सरकार के क्या बने, अंतरिम सरकार के अध्यक्ष बने। लेकिन लॉर्ड वेवेल जो रहते हैं वो बच्चा फरवरी 1947 तक ही रहते। उसके बाद, इसके जाने के बाद जो बनेगा वो कौन बनेगा बच्चा, वो बनेगा लॉर्ड माउंटबेटन। कौन बनेगा, लॉर्ड माउंटबेटन भारत का क्या बनता है, अंतरिम सरकार का अध्यक्ष बनता है। अब अंतरिम सरकार का अध्यक्ष के साथ साथ उपाध्यक्ष को भी याद रख लेना है। उपाध्यक्ष वही जो सबसे बड़ी पार्टी का सबसे बड़ा लीडर था। और सबसे बड़ी पार्टी उस दौरान कौन सी थी बच्चा, तो कांग्रेस। अभी अभी मैंने बताया कि 296 सीटों में से अकेले कांग्रेस को कितनी सीटें मिली थी, तो 208 सीटें कांग्रेस को मिली थी। अब कांग्रेस को उस समय जो लीड कर रहा था वो व्यक्ति कौन था बच्चा, वो था पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेताजी सॉरी पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिसको चाचा नेहरू के नाम से भी जाना चाहता था, जो हमेशा गुलाब का फूल रखते थे कि सामने कोई भी आएगा उसके हाथ में मैं गुलाब का फूल रख दूंगा। तो वही थे पंडित जवाहरलाल नेहरू।
अब पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ साथ पंडित जवाहरलाल नेहरू को उपाध्यक्ष के साथ साथ एक विभाग और भी दिया गया था, और वो कौन सा मंत्रालय था बच्चा? वो था विदेश मंत्री, विदेश मामले इन्हीं को। तो आपसे पूछा जाए कि भारत का सबसे पहला विदेश मंत्री कौन था, तो बच्चा भारत का सबसे पहला विदेश मंत्री कौन था? वो था पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब देखो, अंतरिम सरकार है तो दो लोगों से तो सरकार नहीं चलने वाली, सीधी सी बात है। सरकार में बहुत सारे लोग और भी शामिल रहे होंगे। तो अंतरिम सरकार में क्या क्राइटेरिया डिसाइड किया गया था? भाई अंतरिम सरकार में कम से कम 15 लोग शामिल होंगे, मतलब एक क्राइटेरिया बना दिया गया कि भाई अंतरिम सरकार में कितने लोग मंत्री बनेंगे? अंतरिम सरकार में 15 लोग शामिल होंगे। लॉर्ड वेवेल उस समय अध्यक्ष थे, और उपाध्यक्ष को पंडित जवाहरलाल नेहरू को कह दिया गया था कि भाई आपके साथ 13 लोगों को लेके आ जाओ, मतलब मैक्सिमम 15, मतलब प्लस 13 लोग और शामिल होने थे। कितने लोग और शामिल होने थे? 13, मतलब 13 ये हो गए, 14 और 15, तो 15 लोग शामिल होने थे। लेकिन एक्चुअली में हुआ क्या, जब 2 सितंबर 1946 को सरकार का गठन किया गया तो पंडित जवाहरलाल नेहरू अपने साथ केवल कितने लोगों को लेकर आए बच्चा? केवल 11 लोगों को। मतलब 2 सितंबर 1946 को जब सरकार का गठन हुआ था तो सरकार में केवल कितने लोग थे? तो सरकार में केवल 13 लोग थे। अब देखो, अब 13 लोग थे, उन सबको अपन पढ़ने वाले हैं कि 13 जो मंत्री थे वो कौन कौन थे। अब देखो चीजों को आगे बढ़ाते हैं। अंतरिम सरकार का गठन हो चुका है, 11 + 2 मतलब 13 लोग शामिल हो चुके हैं। अब क्या हुआ, मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार किया था, लेकिन मुस्लिम लीग का बहिष्कार ज्यादा दिन तक नहीं चलने वाला। क्यों नहीं चलने वाला? क्योंकि मुस्लिम लीग की जो मांग थी पाकिस्तान की, भाई वी वांट पाकिस्तान, हमें पाकिस्तान चाहिए अलग देश। अब सरकार से बाहर रह के आपकी मांग ज्यादा लंबे समय तक नहीं चलने वाली और ज्यादा स्ट्रॉन्ग मांग आपकी नहीं रहने वाली। ये चीज मुस्लिम लीग को पता लगी, और मुस्लिम लीग ने 1.5 महीने के अंदर अंदर कहा कि भाई मुझे भी किस में शामिल होना है? अंतरिम सरकार में शामिल होना है। तो क्या हुआ, मुस्लिम लीग ने जब कहा कि भाई मुझे भी सरकार में शामिल होना है, तो सीधी सी बात, अंतरिम सरकार जो बन चुकी थी उसका क्या किया जाएगा? दोबारा से गठन। और क्यों गठन किया गया? क्योंकि पहले से क्राइटेरिया डिसाइड था कि भाई जब 15 सदस्य अगर शामिल हो रहे हैं ना, तो उसमें से मुस्लिम लीग जो अगर शामिल होते तो मुस्लिम लीग के एटलीस्ट कितने सदस्य शामिल, कितने मंत्री बनाए जाएंगे? 5 मंत्री तो कम से कम बनाए ही जाएंगे। अब सीधी सी बात है, 13 शामिल हो चुके हैं। कितने शामिल हो चुके हैं? 13 शामिल इसमें हो चुके हैं, 13 शामिल हो चुके हैं। अगर 5 मुस्लिम लीग के शामिल किए गए तो कितने हो जाएंगे बच्चा? ये 18। लेकिन 18 हो नहीं सकते, कितने हो सकते हैं? 15। तो सीधी सी बात है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी गर्दन पे तलवार आने वाली थी, और वो गर्दन पे तलवार किस किस के आई, तो उस चीज को अपन बात करते हैं कि कौन कौन ऐसा है जिसको बाहर निकलना पड़ेगा। तुम कब आओगे? कुछ चलो, यहां पे अगर बात की जाए तो अंतरिम सरकार का पुनर्गठन, अंतरिम सरकार का क्या किया जाएगा बच्चा? दोबारा से गठन, अंतरिम सरकार का पुनर्गठन। अंतरिम सरकार का दोबारा गठन किया गया। और ये चीज आपको याद रख लेनी है, अंतरिम सरकार का पुनर्गठन क्यों किया गया। अभी अभी मैंने बताया था कि मुस्लिम लीग ने इच्छा जाहिर की थी कि भाई मुझे भी प्लीज प्लीज करके किसमें शामिल कर लो? सरकार में शामिल कर लो। तब अंतरिम सरकार का पुनर्गठन की अगर बात की जाए कि कब किया गया, तो बच्चा याद रख लेना, वो डेट आपको याद रख लेनी है, 26 अक्टूबर 1946। 2 सितंबर को पहली बार गठन किया गया, 26 अक्टूबर को दोबारा गठन कर दिया गया। और गठन क्यों किया गया, ये चीज आपसे पूछ ली जाए कि भाई वाई गठन क्यों किया गया, तो सीधी सी बात है, मुस्लिम लीग के शामिल होने के कारण। क्योंकि मुस्लिम लीग ने कहा कि भाई मुझे भी सरकार में शामिल होना है, मुस्लिम लीग के शामिल होने के कारण। अब चीजों को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। मुस्लिम लीग शामिल हो चुकी है, और मैं पहले ही बता चुका हूं कि मुस्लिम लीग अगर शामिल होनी है तो मुस्लिम लीग के कितने सदस्य शामिल करने बच्चा? कम से कम 1 2 3 4 5 सदस्य शामिल करने हैं। अब 5 सदस्य अगर शामिल करने हैं तो कुछ सदस्यों को बाहर का रास्ता भी दिखाया जाएगा, और बाहर का रास्ता किन किन को दिखाया गया उस चीज पे अपन बात करते हैं। अब मुस्लिम लीग को अगर शामिल किया गया तो जिन लोगों को बाहर निकाला गया वो कौन थे? पहले जैसे कांग्रेस के जो लोग थे जिनको बाहर निकाला वो कौन थे? जिनको सरकार से बाहर किया, जिनको बाहर निकाला गया वो 3 सदस्य। अरे देखो,
टोटल 13 सदस्य थे, 5 मुस्लिम लीग के शामिल, तो 18 नहीं हो सकते। कितने हो सकते हैं ये संख्या? 15 ही हो सकती है। तो सीधी सी बात है, पहले वाले जो 10 है ना उसमें से कितने माइनस करने पड़ेंगे बच्चा? 3 बाहर निकालने पड़ेंगे। और जिनको 3 को बाहर निकाला वो कौन थे? सबसे पहला शरत चंद्र बोस, सबसे पहला व्यक्ति जिसको बाहर का रास्ता दिखाया गया शरत चंद्र बोस। दूसरा सर सफात अहमद खान। और तीसरा व्यक्ति बच्चा सैयद अली जहीर। सैयद अली जहीर, ये 3 व्यक्ति थे बच्चा जिनको बाहर का रास्ता दिखाया गया, जिनको अंतरिम सरकार से बाहर किया गया। ये राज्य मंत्री थे। अब इनको तो बाहर कर दिया गया, लेकिन साथ साथ ये भी तो देखेंगे कि शामिल किनको किया गया अंतरिम सरकार में। शामिल जो 5 लोग मुस्लिम लीग के जो शामिल किए गए वो कौन कौन महानुभाव थे? सबसे पहला व्यक्ति जो पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री बनता है वो कौन था बच्चा? लियाकत अली। सबसे पहला व्यक्ति जिसको शामिल किया गया वो था लियाकत अली। उसके बाद दूसरा व्यक्ति की बात की जाए तो बच्चा वो है अब्दुल रब निस्तार। अब्दुल रब निस्तार, दूसरा व्यक्ति जिसको शामिल किया गया अब्दुल रब निस्तार। तीसरा व्यक्ति जिसको शामिल किया गया मुस्लिम लीग का बच्चा वो था जोगेंद्र नाथ मंडल। जोगेंद्र नाथ मंडल। उसके बाद चौथा व्यक्ति जिसको शामिल किया गया वो था आई चुंदरीगर। आई चुंदरीगर। उसके बाद 5वां सदस्य जो शामिल किया गया वो था बच्चा गजन्नाफर अली। क्या से क्या हो गया? गजन्नाफर अली। ये 5 लोग थे जिनको शामिल किया गया। वे 5 लोग थे जिनको अंतरिम सरकार में शामिल किया गया। अब अंतरिम सरकार में शामिल किया गया तो कहीं ना कहीं मंत्री भी तो बनाया गया होगा। अरे मंत्रालय भी तो दिया होगा। तो लियाकत अली जो मुस्लिम लीग के शामिल हुए ना बच्चा, इसको कौन सा विभाग दिया गया? अगर पढ़े तो ये याद रख लेना, इसको बनाया गया था वित्त मंत्री। अंतरिम सरकार में पहली बार जो अंतरिम सरकार बनी उसमें ये कौन से मंत्री थे बच्चा? फाइनेंस मिनिस्टर बनाए गए थे, वित्त मंत्री बनाए गए थे। अब्दुल रब निस्तार के बारे में बात की जाए कि अब्दुल रब निस्तार क्या थे, तो इनको कौन सा विभाग दिया गया था? ये थे कम्युनिकेशन मिनिस्टर बच्चा, संचार मंत्री। जोगेंद्र नाथ मंडल के बारे में बात की जाए कि किसको कौन सा विभाग दिया गया, तो ये बच्चा बने भारत के पहले कानून मंत्री। कौन सा मंत्रालय दिया गया? कानून मंत्री बनाए गए। उसके बाद आई चुंदरीगर के बारे में बात की जाए, ये कौन सा विभाग? तो बच्चा इनको विभाग दिया गया वाणिज्य विभाग। वाणिज्य मंत्री बने ये भारत के पहले अंतरिम सरकार। गजन्नाफर अली को कौन सा विभाग? तो बच्चा इसको दिया गया हेल्थ मिनिस्टर, स्वास्थ्य विभाग। ये बने भारत के पहले स्वास्थ्य मंत्री अंतरिम सरकार। तो ये वो मुस्लिम लीग के 5 लोग थे जिनको शामिल किया गया, जिनको विभाग दिया गया कोई ना कोई। अब देखो इससे आगे अपन पढ़ते हैं। याद कैसे रखोगे हल्का सा अगर बताएं? देखो पाकिस्तान का सबसे पहला प्रधानमंत्री लियाकत अली जो कि वित्त मंत्री बना था, इसको याद कैसे रख लेना? देखो रब याद रख लेना। रब 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 मतलब भगवान। और भगवान का सबसे बड़ा क्या है बच्चा? संचार। भगवान से बड़ा किसी का कम्युनिकेशन है क्या? जहां मर्जी याद करो वहीं हाजिर, हर कण कण में बसाए हुए हैं ईश्वर। तो रब का सबसे बड़ा क्या है? संचार। याद रख लेना। रब दिखते कौन से मंत्री थे बच्चा? संचार मंत्री थे। जोगेंद्र नाथ मंडल, कैसे आखना? मंडल, मंडल पी के क्या लगाएगा बच्चा? कानून लगाएगा। मंडल कौन सा मंडल ये तुम बता ही दोगे, तुम्हें पता है सारे मंडलों का नाम। या फिर ऐसे याद रख लेना, नाथ से याद रख लेना। नाथ, नाथों के नाथ महादेव, और महादेव का क्या चलता है? एक तरफा कानून चलता है भाई, कानून सिस्टम है महादेव का। अब आई चुंदरीगर के बारे में अगर बात की जाए तो याद कैसे रखने ना? चुंदरी से आखना, चुंदरी मतलब चंदा। चंदा अगर आएगा तो क्या चलेगा बच्चा? रुपया अगर आएंगे तो क्या चलेगा? वाणिज्य। या घर से याद रख लेना, घर को याद रख लेना कर से। कर मतलब टैक्स, टैक्स आएगा तो क्या चलेगा? वाणिज्य चलेगा। गजन्नाफर अली, गज से याद रख लेना बच्चा। गज, गज किसको कहा जाता है? गज कहा जाता है हाथी को। और हाथी ने अगर कार्रवाई कर दी तो आपका क्या खराब हो जाएगा? सिस्टम खराब हो जाएगा भाई, स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। और हाथी अगर अपने वाले पे आई तो क्या क्या खराब कर सकता है जानते हो तुम। तो इस चीजों को आपको ऐसे याद रख लेना है। अब 5 तो ये लोग हैं, लेकिन इनके अलावा भी तो 10 लोग शामिल हैं।
इनके अलावा 2 लोगों को अपन देख चुके हैं, अंतरिम सरकार का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, लेकिन उसके अलावा भी तो 8 मंत्री शामिल हैं। तो अब कौन कौन से मंत्री हैं जो बचे हुए आज की क्लास का, अपन चलते हैं आगे की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। देखो, इसके अलावा जो मंत्री शामिल होंगे, जो मंत्री जिसमें शामिल किए गए वो कौन कौन थे। देखो, इसके अलावा जो, देखो सबसे पहले अपन अध्यक्ष देख चुके थे, अपन उपाध्यक्ष देख चुके हैं, विदेश मंत्री जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट मंत्री है वो बच्चा कौन सा है, गृह मंत्री है, होम मिनिस्टर, गृह मंत्री, और एक और इसी के पास एक और विभाग था बच्चा, वो है सूचना एंड प्रसारण मंत्री। गृह मंत्री एंड सूचना एंड प्रसारण मंत्री एक ही व्यक्ति थे बच्चा। होम मिनिस्टर एंड इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर एक ही व्यक्ति के पास था, वन ओनली एंड ओनली लौह पुरुष वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल भारत में पहले गृह मंत्री बने थे अंतरिम सरकार में। इसके अलावा अगर बात की जाए तो इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट मंत्रालय वो होगा बच्चा, कौन सा मंत्री होगा, रक्षा मंत्री होगा, रक्षा मंत्रालय हो जाएगा, डिफेंस मिनिस्टर। और रक्षा याद रख लेना, रक्षा कौन करेगा, जिसके पास क्या रहेगा बच्चा, बल रहेगा। और बल किसके पास था, बलदेव सिंह के पास था। तो बलदेव सिंह, सरदार बलदेव सिंह भारत के पहले क्या थे बच्चा, रक्षा मंत्री थे। उसके बाद अगर बात की जाए तो उसके बाद चलेंगे अपन शिक्षा की तरफ, और वो थे शिक्षा मंत्री थे, एजुकेशन मिनिस्टर। अंतरिम सरकार में पहली बार भारत का जो शिक्षा मंत्री बनाया गया ना बच्चा, वो था सी राजगोपालाचार्य, राजाजी राजगोपालाचार्य, सी राजगोपालाचार्य, चक्रवर्ती राजगोपाल। तो यहां शिक्षा जिसके पास रहेगी वो क्या रहेगा बच्चा, राजा रहेगा, राजा। तो राजा शिक्षा। उसके बाद बात की जाए तो शिक्षा के साथ साथ क्या चाहिए बच्चा, श्रम भी तो चाहिए। तो आपसे पूछा जाए कि भारत का पहला श्रम मंत्री कौन था, तो आपको बता देना है जल्दी से जल्दी जवाब। और मैं चाहता हूं इसका आप कमेंट बॉक्स में भी लिख दो कि कौन था। तो वो बच्चा जो श्रम करेगा उसका जीवन जगमग हो जाएगा, जीवन जगमग, तो जग जीवन, जीवन जगमग हो जाएगा, जगजीवन राम। और ये जगजीवन राम की ही तो बेटी थी बच्चा, मीरा कुमार, जो कि लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। अब उसके बाद आगे चलें तो इसके बाद आपको याद रख लेना बच्चा, रेलवे मंत्री। आपसे पूछा जाए कि भारत का पहला रेलवे मंत्री, आजाद भारत की बात नहीं कर रहे हैं अपन, आजादी से पहले की बातें चल रही है, 1946 की बातें अपन कर रहे हैं। तो भारत का पहला रेलवे मंत्री किसको बनाया गया था, तो बच्चा वो था आसफ अली। कौन था, आसफ अली। अरुणा आसफ अली नहीं है, आसफ अली है। आसफ अली अलग है बच्चा, अरुणा आसफ अली इनकी वाइफ थी, अरुणा आसफ अली, ये आसफ अली है। उसके बाद उद्योग एंड आपूर्ति मंत्री आपको याद रख लेना है, उद्योग एंड आपूर्ति मंत्री, सप्लायर मिनिस्टर, इंडस्ट्रियल एंड सप्लायर मिनिस्टर, वो जो थे वो बच्चा याद रख लेना कौन व्यक्ति थे, वो थे जॉन मथाई। याद कैसे रख लेना है, उद्योग फैक्ट्री, फैक्ट्री में किसका काम होता है बच्चा, मथने का काम होता है, मथने के तो चीजें बताई जाएगी। तो उद्योग एंड आपूर्ति मंत्री कौन थे, तो जॉन मथाई। तो ये ही वो मेन इंपॉर्टेंट जो विभाग है वो आपको याद रख लेने हैं, ठीक है। उसके बाद भी बहुत सारे मंत्री थे, जैसे इसके बाद 2 मंत्री और बचे, वो ज्यादा काम के हैं नहीं। जैसे इसके बाद अगर बात की जाए तो कौन बनेगा, इसके अलावा मुझे आप कमेंट बॉक्स में मुझे एक बात बताओगे कि भारत का पहला बंदरगाह मंत्री कौन था। ये कमेंट बॉक्स में आपको छाप देना है कि भारत का पहला बंदरगाह मंत्री कौन था, ठीक है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आपको छाप देना है भारत का पहला बंदरगाह मंत्री कौन था, ऊर्जा एवं बंदरगाह मंत्री, खनन मंत्री कौन था। तो ये चीजें आपको याद रख लेनी है। 5 मंत्री हमने वहां पे देखा, करीब करीब 6 मंत्री यहां पे हम देख चुके हैं। तो ये अंतरिम सरकार में जो मंत्री थे वो अपन पढ़ चुके हैं, क्लियर है। अब मंत्रालय दिया जा चुका है, अब संविधान सभा की क्या बुलाई जाएंगी बच्चा, बैठकें बुलाई जाएंगी, संविधान सभा की बैठक। और संविधान सभा की बैठकों के बारे में अपन जो पढ़ने वाले हैं वो बच्चा अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। संविधान सभा की बैठकों के बारे में जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। विधानसभा की बैठकों के बारे में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आप कमेंट बॉक्स में छाप देने का कैसी क्लासें आपकी चल रही है, क्लासें कैसी है, कुछ सुधार करने की अगर जरूरत है तो वो बताइएगा। तो आज की क्लास का यहीं पे अपन समापन कर रहे हैं।
थैंक यू एवरीवन क्लास से जुड़ने के लिए। जय हिंद, जय भारत।